हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एमसीक्यूज़ पे होने वाला है। हमने ऑलरेडी उसके 100 एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, इसलिए हमने वहाँ पे भी बताया था कि जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है या जहाँ हमें डाउट होता है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा, वो हम एमसीक्यू सेशन के साथ ही क्लियर कर दे रहे हैं। स्टिल अगर आप चाहते हो कि हम अलग से कोई कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड करें तो वो भी आप बताना। रिविजन क्लास के लिए भी आप मेंशन कर देना, जहाँ पे हम ओवरऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिविजन करवा देंगे। आज हमारा नेक्स्ट सेशन है जहाँ हम अगेन 50 एमसीक्यूज़ और डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आज का हमारा जो बेसिकली डिस्कशन होगा वो रिलेटेड होगा कंसीडरेशन चैप्टर से। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, सो दैट आपको कहीं पे भी कोई इशू ना हो। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ बुक डिपो अ कैटलॉग ऑफ बुक इन लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल। अगेन देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है, कैटलॉग ऑफ बुक की। मतलब बुक का एक कैटलॉग है जिसमें सब कुछ मेंशन है कि बुक का नाम क्या है, कितनी प्राइस और वो कहाँ अवेलेबल है। तो नो डाउट ये इन्विटेशन टू ऑफर है। आपको ऑफर नहीं करे कि आप हमसे खरीदो, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो ये बुक आपको इतने प्राइस पे इतनी जगह पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें ऑफर कर सकते हो। करेक्ट आंसर होगा ए, एन इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर जनरली देखोगे ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ सेक्शंस एग्जाम में कवर करते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 2H। 2H बेसिकली है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। देन सेक्शन 2E, ई था अग्रीमेंट का। सेक्शन 2B प्रॉमिस एंड 2G है वॉइड अग्रीमेंट। तो गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा बी। ये लर्न करना है साथ ही साथ। नेक्स्ट, अ कैटलॉग ऑफ द गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल डैश अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन फॉर ऑफर्स। अगेन कह रहा है कि अगर हम कैटलॉग की बात करें, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी गुड्स की कैटलॉग बना करके रखी, एक बुक बना के रखी कि वो कौन कौन से गुड्स बेचते हैं। तो ये कोई सीरीज ऑफ ऑफर नहीं है, ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर। क्योंकि यहाँ कंपनी आपको कोई ऑफर नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि वो किस तरह के गुड्स में डील करती है। नेक्स्ट, इज टेलीग्राफिंग लोएस्ट प्राइस ऑन रिक्वेस्ट अ मियर इन्विटेशन फॉर एन ऑफर। यस, अगर मान लो किसी ने रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप अपने प्रोडक्ट का सबसे लोएस्ट प्राइस बता दो कि आप अपने प्रोडक्ट को सबसे लोएस्ट किस प्राइस में सेल करते हो, आपने उनको उनके लेटर का रिप्लाई किया। तो ये लेटर का रिप्लाई करना कोई ऑफर नहीं। आप ये नहीं कह रहे हो कि इतने लोएस्ट प्राइस पर परचेज कर लो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इन्विटेशन फॉर एन ऑफर। करेक्ट आंसर होगा ए, यस। नेक्स्ट, is promise defined under clause dash the same thing as an agreement which is defined under clause E of section 2। अब देखो अग्रीमेंट का मतलब तो सिंपली क्या होता है कि आपको किसी ने ऑफर दिया और आपने उसका एक्सेप्टेंस कर लिया, तो इसकी हेल्प से बनता है अग्रीमेंट। क्लियर। और अगर अग्रीमेंट की बात करें, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है ना तो उसी को हम लोग प्रॉमिस भी बोलते हैं। तो नो डाउट एग्रीमेंट और प्रॉमिस ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस ये है कि अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2E और प्रॉमिस को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2B। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आफ्टर अ प्रपोजल हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड देयर इज प्रॉमिस, कैन द प्रॉमिसर रीसाइल फ्रॉम द प्रॉमिस। रीसाइल मतलब कि क्या वो इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को कैंसिल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है? नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है तो वो प्रॉमिस बन चुका है, एंड उस केस में ना ऑफरर एज वेल एज ऑफरी दोनों ही बाउंड होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो उसको तोड़ नहीं सकते, उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसे मुकर नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या प्रॉमिसर उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को, इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को कैंसिल कर सकता है? नो। नेक्स्ट, कैन देयर बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विच हैज़ नॉट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी? नो। इस पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, can the mere writing on bills of a medical practitioners that interest at 1% per mensum be charged amount to a contract? No.
क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि एक बिल में हमने लिख करके आपको दिया है, वहाँ हमने कुछ भी आपको ऑफर नहीं किया, वहाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। तो ये एक तरह की सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। नेक्स्ट, where the offers were invited for purchasing the trees and the offer was accepted on agreement as contemplated by section 2 comes into existence। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ऑफर दिया गया और वो एक्सेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑफर किया गया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो नो डाउट ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बनेगा। और प्रॉमिस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में, तो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, can a mere mental resolve to make an offer unless such intention is also communicated to the other party has agreed to make such a statement। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, mere mental resolve मतलब हम सिर्फ मेंटली बैठ करके सोच रहे हैं कि हम बी को ऑफर देंगे, क्लियर, पर मेरा कोई इंटेंशन है उस पर्टिकुलर पार्टी को जा करके ये बताना कि हम आपको ऑफर देंगे। तो क्या ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दोनों पार्टी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं और एक्सेप्टर ये बताता कि हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, in the absence of any express or implied directions from the offerer to the contrary, can an offer be accepted by a letter? Yes, आप लेटर के थ्रू भी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर भले यहाँ पे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड डायरेक्शन ना हो। नेक्स्ट, शुड बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल? नो। अगर एक्सेप्टेंस की बात करें तो ये एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल होना चाहिए, पर ऑफर में तो आप कंडीशन रख सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा बी, नो। Next, can a letter of acceptance to a proposal not correctly addressed, although posted, be said to have been put in a course of transaction to him? No, क्योंकि जब आपने प्रॉपर उसके एड्रेस को वहाँ डाला ही नहीं है तो क्या उस तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी? नहीं जाएगी, किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन में और ट्रांजैक्शन के कोर्स में पुट किया गया, मतलब ये तो भेजा ही गलत जगह गया है। तो जब गलत एड्रेस पे भेजा गया है तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जिसको ये एक्सेप्टेंस देनी थी उस तक लेटर पहुंचेगा ही नहीं, क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा नो। नेक्स्ट, आफ्टर अ ट्रांजेक्शन हैज़ राइपेंड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट डज इट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज टू रिवोक और मॉडिफाई इट? येस, हम कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए दोनों ही पार्टीज़ की, दैट इज़ ऑफरर एज वेल एज ऑफरी, दोनों का ही कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, एन ऑफर डज नॉट लैप्स इफ द ऑफरर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, द ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। ए ने बी को ऑफर किया कि हम आपसे आपकी लैंड परचेज करना चाहते हैं, अब बी जब एक्सेप्ट करा तो उसको यही नहीं पता कि ए की डेथ हो गई, तो इस केस में क्या ऑफर लैप्स होगा? नहीं, करेक्ट आंसर होगा सी। इस पे भी हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर इज स्पोकन इनटू द टेलीफोन, heard but not understood by the offerer, heard and understood by the offerer. Next, when goods are displayed in a show window bearing price tags, it indicates, again देखो अगर आप विंडो शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ आपको जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं प्राइस टैग के साथ, वो एक तरह का इन्विटेशन टू ऑफर है कि अगर आपको पसंद है तो आप आओ, हमसे बोलो कि आपको परचेज करना है, क्लियर, वो कोई ऑफर नहीं करा। और ऐसा भी हो सकता है कि विंडो शॉपिंग के टाइम आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए तो शॉपकीपर आपको मना भी कर सकता है कि नहीं ये प्रोडक्ट सेल के लिए नहीं है, क्लियर, क्यों? क्योंकि वो उसका ऑफर करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। Next, which one of the following statements about a valid acceptance of an offer is not correct? Acceptance should be absolute and unqualified, ये तो करेक्ट है। Acceptance should be in a prescribed manner, ये भी करेक्ट है। Acceptance should be made while the offer is subsisting, मतलब जब एग्जिस्ट कर रहा है तभी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑफर ऐसे होते हैं जो कि एक टाइम लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, क्लियर, तो उस केस में अगर आप एक्सेप्टेंस दोगे तो क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। एक्सेप्टेंस शुड इन ऑल केसेस बी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, नो, ये कोई कंपल्शन नहीं है फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट, अ काउंटर ऑफर इज, काउंटर ऑफर मतलब जैसे ए ने बी को बोला कि हम आपसे आपकी लैंड परचेज करेंगे और आपको 50 लाख का पेमेंट करेंगे बट 5 इंस्टॉलमेंट में, और बी ने ए से बोला कि नहीं हम आपको लैंड सेल करेंगे पर हमें 50 लाख वन गो में चाहिए। तो इस केस में क्या है कि आपने पुराने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब जो ओरिजिनल ऑफर है उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने तो ओरिजिनल ऑफर के बिहाफ पे दूसरा ऑफर दिया है।
तो ऑप्शन देखते हैं, इन्विटेशन टू ट्रीट, एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, consider the following statements. There is no difference between the English law and Indian law with regard to acceptance through post. अब देखो क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है। Both under the English law and Indian law, a contract is concluded when the letter of acceptance is posted. Under the Indian law, when the letter of acceptance is posted, it is complete only as against the proposer. अब देखो हमने तो इंग्लिश लॉ पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, इंडियन लॉ पढ़ा है। और एज पर इंडियन लॉ हमें ये बात पता है कि जैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया जाता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रपोजर है, मतलब जो ऑफरर है, उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, दैट इज सी, 3 अलोन। अच्छा, लास्ट वाला भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज कंप्लीट ओनली एज अगेंस्ट अ प्रपोजर, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अग्री विथ ईच अदर, स्टिपुलेट देयर इंडिविजुअल ऑफर एंड कंसिडरेशन, अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, पुट द ऑफर एंड काउंटर ऑफर। यहाँ देखो ये कह रहा है कि इनका कंसेंट फ्री होना चाहिए, और हम कह सकते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। और मीटिंग ऑफ माइंड को क्या कहते हैं? कंसेंसस एड इडेम, कि यहाँ जिस सेंस में ए बी को ऑफर दे रहा है, उसी सेंस में बी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वर अ पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड द पार्टीज आर नॉट इन ईच अदर्स प्रेजेंस, द मोस्ट ऑथेंटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज द टेलीफोन नो, टेलीग्राफ नो, वायरलेस नो, लेटर। करेक्ट आंसर होगा डी। Next, when a person without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he makes counter offer, standing offer, offer, invitation to treat. No doubt invitation to treat, क्योंकि अगर invitation to treat की बात करें तो treat मतलब सिंपली क्या है कि आप बुलाते हो कि आइए आप हमसे negotiate करिए टर्म्स पे, और इस पे भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, the communication of acceptance through telephone is regarded as complete when acceptance is spoken on phone, acceptance comes to the knowledge of the party proposing, acceptance is put into course of transmission, acceptor has done whatever is required to be done by him. करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि कह रहा है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अगर टेलीफोन पे हो तो वो कब कंप्लीट होगी? जब एक्सेप्टेंस की नॉलेज किसको मिलेगी? ऑफरर को। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द टर्म कंसेंसस एड इडिम, कंसेंसस एड इडिम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, कि जिस सेंस से आपको ऑफर मिला उसी सेंस से आपने ऑफर समझा। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि अगर ए ने ऑफर दिया है बी को, और ए कह रहा है कि हम आपको कार सेल करेंगे। ए के पास 2 कार है, वाइट कार है, ब्लैक कार है, बट उसकी ब्लैक कार न्यू है। तो ए ने इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस कलर की कार की बात कर रहा है, वो अपने माइंड में क्लियर है कि वो वाइट कार की बात कर रहा है, और बी ने भी वाइट ही कार समझा क्योंकि उसको पता है कि ब्लैक कार तो उसने नई खरीदी है। क्लियर? तो ये क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज कंसेंसस एड इडिम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ करेक्ट सीक्वेंस? अब देखो करेक्ट सीक्वेंस में नो डाउट सबसे पहले आपको ऑफर देना होगा, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस के बाद हम देखेंगे कि कंसिडरेशन है कि नहीं, और लास्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये 4 ही है, इसमें ऑप्शन घुमा घुमा के दिया है। करेक्ट आंसर होगा बी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, when a person signifies his assent to a proposal made to him to refrain from doing something, the resultant transaction is known as। अब देखो ये पर्सन सिग्निफाई करा अपनी असेंट, मतलब ए ने बी से बोला कि आपको ये पर्टिकुलर काम नहीं करना है, हम आपको ये पर्टिकुलर काम करने से रोकते हैं, और उस केस में बी ने एक्सेप्टेंस दी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपको कुछ करने के लिए नहीं बल्कि कुछ ना करने के लिए बोला जाता है। जैसे फिर इन केस मान लो बी की एक पर्टिकुलर शॉप है एक पर्टिकुलर एरिया में, ए ने बी से उसकी शॉप परचेज कर ली, और बी को ये बोला कि ऐसा है कि अब आप एटलीस्ट 6 मंथ्स तक के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सेल परचेज नहीं करोगे। तो ऐसा कर सकता है ना ए, क्यों? क्योंकि ए ने बी की गुडविल परचेज की है। अब बी अगर उसी एरिया में शॉप स्टार्ट कर देगा तो नो डाउट ए से कोई परचेज नहीं करेगा, तो आप एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको रोक सकते हो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। क्लियर? और इस केस में भी ये प्रॉमिस बनेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रॉमिस। नेक्स्ट, a notice in the newspaper inviting tender is a proposal, an invitation to proposal, a promise, an invitation for negotiation. No doubt an invitation to proposal or an invitation to offer ही है ये। Next, which one of the following statement is true? Offer and acceptance are revocable, offer and acceptance are irrevocable,
एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट, एन ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड बट एक्सेप्टेंस कैन बी। देखो फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, बट थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा है एक ऑफर को हम रिवोक कर सकते हैं। क्या जब हमने ऑफर दिया तो क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बट अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो प्रॉमिस बन गया, और जब वो प्रॉमिस बन गया तो उस केस में दोनों ही पार्टीज बाउंड होती हैं उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को और प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि ऑफर तो आप रिवोक एक बार कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, बट अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो फिर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेड डाउन इन द केस ऑफ, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ रिजेंट कंपनी। Next, which one of the following is not the legal requirement of valid offer? It must be communicated to the offeree. It must express offerer final willingness. It must be made to a specific purpose but not too large at public. अब देखो, अगर वैलिड ऑफर की बात करें तो ऑफर आप किसी को भी दे सकते हो, कि स्पेसिफिक पर्सन को भी दे सकते हो और पब्लिक एट लार्ज को भी दे सकते हो। नेक्स्ट, Section 4 and 5 of the Indian Contract Act provide for communication of offer and acceptance and revocation thereof. Is this relation which one of the following is not correct? Communication of offer is complete when it reaches the offeree. ये तो करेक्ट है। Revocation of acceptance is complete when acceptance is posted in favor of the proposer. A proposal may be revoked any time before communication of acceptance. Acceptance may be revoked at any time before communication of acceptance. ये करेक्ट नहीं है। कह रहे हैं कि आप एक्सेप्टेंस को कभी भी रिवोक कर सकते हो बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और लास्ट स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन पे जब डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, तो वहाँ हमने ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, what can a catalog of books listing price of each book and specifying the place where the listed books are available be termed as an invitation to offer? इस क्वेश्चन पे हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया है। Next, consider the following statements. Journal offer require the communication of acceptance. All contracts are agreements. All agreements are contracts. All illegal agreements are void agreements. Which one of the following statement given above are correct? कह रहे हैं all contracts are agreements, yes. All illegal agreements are void agreement, yes. बट थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। कह रहा है कि सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं। अगर सोशल अग्रीमेंट है तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब अग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी होती है बाय लॉ। और कह रहा है जर्नल ऑफर रिक्वायर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, नहीं। अगर हम जर्नल ऑफर दे रहे हैं तो पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन की बात नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 2 and 4। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इज डूइंग और abstaining from doing something at the desire of promiser, essential condition of a contract, element of exchange in a contract, all of the above। अब अगर कंसिडरेशन की बात करें तो नो डाउट कंसिडरेशन इन तीनों को ही डिनोट करता है। ये एसेंशियल कंडीशन भी है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सचेंज की बात होती है, लेन देन की, वही कंसिडरेशन डिनोट करता है। एंड डूइंग और एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, और प्रोमिसर के कहने पे ये फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफ देर इज नो कंसिडरेशन देन द अग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कंसिडरेशन नहीं तो वॉइड है, हाँ। बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। बट एक्सेप्शन के केस में अग्रीमेंट क्या होता है? वैलिड होता है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट, सुपरफिशियल, अनलॉफुल, समथिंग। कुछ ना कुछ होना चाहिए, भले वो अनएडुकेट क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लो मेरी घड़ी है, अब मान लो मेरी घड़ी 10,000 की है और वो हमने किसी को सेल किए 1000 की, तो भी चलेगा, बस कंसिडरेशन की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। A valid consideration includes executed or executory consideration, past consideration, inadequate consideration, all of the above। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बेसिकली एक्सेप्शन का पार्ट है। नेक्स्ट, a valid consideration has the following essential elements. It must move at the desire of the promisor, yes. Consideration may be supplied by the promisee or any other person, yes. Consideration may be past, present or future, yes. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कंसिडरेशन में ये तीनों ही केसेस की एप्लीकेबिलिटी होती है। बेसिकली कंसिडरेशन किसके कहने पे मूव करेगा? प्रोमिसर का। किसके थ्रू होगा? प्रोमिसी के। और ये किसी भी पर्पस के लिए पे किया जा सकता है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ परफॉर्म किया, उसके लिए आज आप पे कर रहे हो, प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए पे कर रहे हो, या फ्यूचर में परफॉर्म करोगे, उसके लिए भी आप आज पे कर सकते हो। नेक्स्ट,
Consideration contemplated under Indian law is past consideration only, present consideration only, past, present, future consideration only, monetary consideration only. Correct answer होगा C. Next, an agreement without consideration is void under. आप देखो सेक्शन 25 तो एक्सेप्शन बताता है. एक्सेप्शन मतलब कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है. जब नेचुरल लव अफेक्शन की वजह से आपको पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देते हैं तो उस केस में वो आपसे बदले में कुछ नहीं लेते कंसिडरेशन के तौर पे, तो क्या वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो वो विल बनती है क्या वो वॉइड होगी? नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. क्लियर? तो सेक्शन 25 में तो एक्सेप्शंस बताया है और यहाँ कह रहा है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अंडर नन ऑफ द अबव क्लॉजेज इन सेक्शन 25. नेक्स्ट, द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड फैमिली सेटलमेंट, अग्रीमेंट, असाइनमेंट, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में ये तीनों ही आता है. नेक्स्ट, द लैटिन टर्म क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है कुछ ना कुछ बस रिटर्न में होना चाहिए. जो कंसिडरेशन हम लोग यूज करते हैं, समथिंग इन रिटर्न. नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन फाइल अ सूट एंड सच अ स्ट्रेंजर इज. अगर एक स्ट्रेंजर है ना कॉन्ट्रैक्ट में तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी को पे सू कर सकता है. कब? अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु हैज given consideration, a person who has not given consideration, a person who is a party to the contract but not given consideration. जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि हम आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे करके जाएंगे बट बदले में आपको सी का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. जब तक सी है तब तक उसके सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा. तो देखा जाए तो सी पार्टी तो है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, पर क्या इसकी तरफ से कोई भी कंसिडरेशन जा रहा है? नहीं जा रहा है. क्लियर? उस केस में अगर मान लो ए की डेथ के बाद बी सी का टेक केयर नहीं करता है तो क्या सी बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? हाँ, कर सकता है. Next, consideration must move at the desire of no doubt promisor. Consideration may be given by the promisor, promise, any other person, the promisee or any other person. Correct answer होगा D, क्योंकि जब consideration की बात होती है तो A अगर ऑफरर है तो B को ही consideration देना होता है. Next, a promise to pay a time barred debt must be oral, written and signed, registered, written and registered. करेक्ट आंसर होगा रिटन एंड साइन. अगर टाइम बाद डेट है मतलब मान लो आपने 3 साल पहले किसी को लोन दिया और लोन देने के बाद आपने उनसे पैसा नहीं मांगा, अब 3 साल बाद वो खुद चल करके आ रहे हैं कि चलो ठीक है हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपका पेमेंट कर देंगे, तो ये जो प्रॉमिस है ना वो रिटन और साइन फॉर्म में होना चाहिए. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Promisee or any other person may supply consideration. Past consideration is good consideration. Consideration need not be educate. Consideration should be educate. अब ये false है क्योंकि देखो consideration educate ना हो तो भी चलेगा. पास्ट कंसिडरेशन अगर है मतलब पास्ट में मान लो ए ने बी के लिए कुछ परफॉर्म किया था और आज ए बी को पेमेंट करता है तो क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा. एक्सेप्शन का पार्ट है ये. क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे फॉल्स पूछा था तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशनरी. कंसिडरेशन में बी इनएडिकेट. पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन. बल्कि हम लोग पास कंसिडरेशन को क्या मानते हैं? कंसिडरेशन मानते हैं. अब देखो कंसिडरेशन चैप्टर पे एक हम छोटा सा रिवीजन सेशन ज़रूर अपलोड कर देंगे क्योंकि कंसिडरेशन से रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स हैं जहाँ मेन उसका एक्सेप्शन है. एज पर सेक्शन 25 कौन कौन सा एक्सेप्शन है ये अपने को देखना है और कंसिडरेशन के क्या फीचर्स हैं वो अपने को देखना है. तो नेक्स्ट सेशन में जब हम कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ और MCQs अपलोड करेंगे तो वहाँ हम इस पर एक डिटेल सेशन भी अपलोड कर देंगे. और अगर आप लोग चाहते हो कि कंसिडरेशन से रिलेटेड हम डिटेल सेशन अपलोड करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. अब अगर आज के किसी भी MCQs में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. आज की क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ और 50 MCQs डिस्कस करेंगे. अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.